Hi guys, today we are going to start a very important chapter of our physical chemistry, that is ionic equilibrium. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना एक देखो सिनेरियो बनाया गया है ऐसा कि ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग फर्स्ट डे से ही जेईई एडवांस को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, लेंदी मतलब बहुत ज़्यादा ही लेंदी है, और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि अपना टाइम भी लगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में छूटे ना। देखो इस चैप्टर के साथ दिक्कत क्या है, इसमें हम लोगों को आगे चलकर पीएच कैलकुलेशंस करनी है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस दिए हुए होंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, एसिड बेस का मिक्सचर होगा, है ना। फिर आगे सॉल्ट की बात करेंगे हम लोग, तो उनकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले डिराइव होते हैं। अब अगर सिर्फ हम उन फॉर्मूलों को याद करके एग्ज़ाम में चले जाएं तो प्रॉब्लम आएंगी, है ना। तो याद करने से बेहतर है अगर हम समझें, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें, तो क्वेश्चंस तो बिल्कुल ईजिली ही बनेंगे, है ना। तो फंसने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो ये थोड़ा सा सिमिलर है केमिकल इक्विलिब्रियम से। जिस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे आयंस की। नाम ही है आयनिक इक्विलिब्रियम, तो बात होगी आयंस की। देखो यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करेंगे, किसी भी स्पीसीज या किसी भी कंपाउंड्स को हम लोग आयंस में ब्रेक होने की कैपेसिटी के अनुसार उसे दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्पीसीज ले लो या कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है, वो आयंस में ब्रेक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे किसी भी कंपाउंड को। कौन से पार्ट में? या तो ये कंपाउंड होगा इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई भी कंपाउंड या तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। अब ये किस बेसिस में बता रहा हूँ, सपोज करो आप किसी भी कंपाउंड को ले लो, ठीक है, और उसे क्या करो, वाटर में डिजोल्व कर दो, वाटर में मिक्स कर दो। अगर वो वाटर में मिक्स होने के बाद, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको वाटर ही लेना है सॉल्वेंट, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट वाटर को ही लेकर कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड को उठाओ और वाटर में डिसॉल्व कर दो। अगर वो वाटर में मिलने के बाद आयंस में ब्रेक होता है अगर, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है तो उसे हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे स्टेटमेंट में ध्यान देना, मैंने क्या बोला, आयंस में ब्रेक होने चाहिए। मैंने यहाँ पे डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी या फिर सॉल्युबिलिटी की बात नहीं की है। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपाउंड को लिया, वाटर में अगर डिज़ोल्व हो गया या सॉल्युबल हो गया तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आयंस में ब्रेक होना मैंडेटरी है ना। एग्जांपल के तौर पे देखो, सपोज करो मेरे पास है एक एसिड HCl, इसे अगर मैं वाटर में मिक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्वस। ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, आयंस से ब्रेक हो गया, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। NaOH ये बेस है, इसे मैं वाटर में मिक्स करूँगा, क्या होगा, ये Na+ OH-। देखो आयंस से ब्रेक हो गया, तो क्या बोलेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसी तरीके से और भी ले लो, सॉल्ट NaCl, इसे अगर मैं वाटर में मिक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये Na+ और Cl- से ब्रेक हो गया। देखो राइट साइड जितने भी हैं वो आयंस हैं, है ना। अगर ये कंपाउंड्स वाटर में मिक्स होने के बाद आयंस देते हैं तो इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। वहीं दूसरे साइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये वैसे स्पीसीज होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयंस ये नहीं देते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल क्या होगा, शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, किसी भी कंटेनर में मान लो आपने वाटर लिया, ठीक है, इसमें आप शुगर को मिक्स कर दो। अब शुगर क्या होगा, शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक होकर ये इसमें घुलने लगेगा, लेकिन ये क्या होगा, आयंस में ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा। मतलब इसका फॉर्मूला C12H22O11 शुगर का है, ठीक है। ये जैसा है
वैसा ही इस सॉल्यूशन में रहने वाला है। भले ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर ब्रेक होकर ये इस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, लेकिन आयंस में ब्रेक नहीं होने वाला है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, वो आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें आयंस मिल रहे हैं इन कंपाउंड से, इलेक्ट्रोलाइट से। तो इस चैप्टर का नाम ही है आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम है, मतलब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे आयंस के हमारे पास में क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, किस तरीके से हम आयंस को पा सकते हैं। तो अपने पास में देखो क्या क्या होंगे, एसिड्स हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और सॉल्ट हो सकते हैं। ये 3 अलग अलग सोर्सेस हैं जहाँ से हम आयंस को ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एक कर हम डिटेल में समझेंगे एसिड बेस थ्योरी, फिर आगे हम लोग सॉल्ट को पढ़ेंगे। अगर इनकी थ्योरी हम अच्छे से पढ़ लें, समझ आ जाए हमें, तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात कर ली। अब ये भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ कंपाउंड्स आयंस में तो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कुछ कंपाउंड्स पूरी तरीके से आयंस से ब्रेक हो जाएं। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े से आयंस से ब्रेक होंगे और थोड़े से जैसे थे वैसे रह जाएंगे, है ना। तो उनकी कैपेसिटी मतलब आयंस में ब्रेक होने में कितने कैपेबल हैं वो, उसके अकॉर्डिंग हम इसे भी और क्लासीफाई कर सकते हैं। इससे और क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जितने भी कंपाउंड्स हैं जो आयंस में ब्रेक होते हैं उनको हमने 2 पार्ट में और क्लासीफाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पूरी तरीके से या फिर ऑलमोस्ट जितने हमने वाटर में डिसॉल्व किए हैं वो पूरे के पूरे आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो थोड़े बहुत आयंस में कन्वर्ट होंगे और थोड़े से एज इट इज़ रह जाएंगे। तो जैसे क्या है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या 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 हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, MgOH होल ट्वाइस। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। मतलब अगर हमने मान लो कि एक कंटेनर में वाटर लिया, ठीक है, इसमें हमने मान लो 10 ग्राम हमने क्या किया, HCl को मिक्स कर दिया। HCl एक गैस है, ठीक है। HCl देखो यहाँ पे HCl से एक बात बता देता हूँ मैं, HCl जनरली गैस के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। वहीं अगर HCl को हम लोग वाटर में मिक्स कर दें, मतलब एक्वस HCl की बात करें, तब ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अगर ये HCl गैसेस स्टेट में है तो ये एसिड नहीं है, गैसेस स्टेट में एसिड नहीं है, ये सिर्फ एक गैस है जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। वहीं अगर उसे हम वाटर में मिक्स कर दें, एक्वस मीडियम में चला जाइए, तब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमने क्या किया, 10 ग्राम HCl लिया। अभी HCl स्टार्टिंग में क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा। चलो भाई, हमने मिक्स कर दिया इसमें। जैसे ही ये वाटर में मिक्स होगा, ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, HCl एक्वस में जाकर H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में 10 ग्राम लिया था, कुछ टाइम के बाद ये पूरा का पूरा 10 ग्राम HCl कन्वर्ट हो जाएगा H+ और Cl- में। मतलब कुछ टाइम के बाद HCl गैस के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से आयंस में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अगर मान लो 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम भी हुआ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में ही आएगा। उसी तरीके से हम लोग बेस के लिए देख सकते हैं, जितने भी ये बेस है जितने मैंने लिखे हैं, और भी एग्जांपल्स हैं,
वो क्या होंगे, वो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं दूसरी साइड है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो स्ट्रॉन्ग समझने के बाद अपने दिमाग में ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगा, ये क्लिक करेगा कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस में ब्रेक तो होते हैं, आयंस में ब्रेक तो होते हैं लेकिन पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं इसके, जितने भी वीक एसिड हैं, वीक एसिड, एग्जाम्पल CH3COOH, एसिटिक एसिड, वीक बेस ले लो NH4OH, या फिर हम इसे NH3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी वीक एसिड हैं, जितने भी वीक बेस हैं, वो क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। देखो होगा क्या, अगर हमने CH3COOH को, एसिटिक एसिड को अगर हमने वाटर में मिक्स कर दिया, मान लो हमने 10 ग्राम्स लिया था एसिटिक एसिड, ये क्या होगा, एसीटेट में कन्वर्ट होगा और H+ आइंस देगा, है ना। अगर हमने 10 ग्राम्स लिया है तो क्या होगा, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हमें 10 ग्राम्स एसीटेट या H+ आइन नहीं मिलने वाले हैं, है ना। वो क्या होगा, हो सकता है ऐसा कि आगे चलकर 6 ग्राम्स ये ऐसा का ऐसा ही बच जाए और सिर्फ 4 ग्राम ही कन्वर्ट हो H+ में और एसीटेट में, 6 ग्राम ऐसा ही रह जाए, या हो सकता है कि 5 ग्राम ऐसा रह जाए और 5 ग्राम कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे ये जो पूरी तरीके से 100% या फिर ऑलमोस्ट ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो 50% या फिर उसी के आसपास या 50% से कम जो आयंस में ब्रेक होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो चलो ये बात हमें समझ आ गई इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब देखो आयंस की बात हो रही है तो एसिड और बेस की थ्योरी हमें तो समझनी होगी कि भाई एसिड और बेस, ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, फिर देखेंगे उनकी लिमिटेशंस और फिर बात करेंगे पीएच के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी। इसको अच्छे समझना, हो सकता है ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से आता हो, फिर भी देखो एसिड बेस की थ्योरी 3 अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। फर्स्ट क्या है, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। देखो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो H+ आयंस देते हैं, H+ आयंस इन एक्वस मीडियम, H+ आयंस इन एक्वस मीडियम। देखो दो बातें यहाँ, H+ आयन और दूसरा एक्वस मीडियम। ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो H+ आयन दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे एसिड्स। देखो यहाँ पे H+ आयन का होना ज़रूरी है और एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है। वहीं बेस की बात करें, बेस क्या होगा, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, जो OH- आयंस देते हैं इन एक्वस मीडियम, बेस क्या होंगे, वैसे कंपाउंड्स होंगे जिन्हें अगर वाटर में मिक्स हम कर दें, वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या होंगे, H+ आयंस देंगे, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे बेस। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, HCl ले लो, HNO3 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और भी हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं, ये जो कार्बोनेटेड वाटर जो होते हैं ना, मतलब जो सोडा वगैरह होते हैं वो इनसे बनते हैं, है ना। तो ये है एसिड बेस की थ्योरी। और बेस का एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या है, बेस के एग्जांपल्स हैं। अब देखो आर्हेनियस की थ्योरी, जो एसिड बेस की थ्योरी है, ये सभी कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं है
है ना। ये थ्योरी सभी कंपाउंड्स पर अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके एग्जांपल्स देख लो। मान लो अपने पास में है CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एक गैस है, ठीक है। इसका नेचर होता है एसिडिक, ये एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है तो मतलब ये, इसे अगर हम वाटर में मिक्स करें तो ये H+ आयन देगा। कर लो, एक कंटेनर में हमने क्या किया, वाटर ले लिया और इसमें CO2 गैस को डाल दो, ये वाटर है। अब ये बताओ CO2 अगर वाटर में मिक्स होगा उसके बाद ये H+ आयन दे सकता है क्या? ये कहाँ से देगा? इसके पास है ही नहीं, है ना। अगर CO2 के पास में हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये दे नहीं सकता ये, तो फिर ये एसिड कैसे हुआ? तो यहाँ पे इसकी थ्योरी, आर्हेनियस की थ्योरी फेल हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से बात करें NH3 की, अमोनिया। अमोनिया का नेचर होता है बेसिक, मतलब इसे अगर हम वाटर में मिक्स कर दें, वाटर में मिक्स करने के बाद ये OH- आयन देगा। OH- ये आयन अगर देता है ये, तब तो बेस होगा, ऐसा बोला था आर्हेनियस ने। लेकिन इसके पास OH- है ही नहीं, ठीक है। OH- आयन नहीं होने के कारण इसके अकॉर्डिंग तो ये बेस नहीं है, लेकिन ये इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी थ्योरी क्या होती है, फेल हो जाती है। देखो एक यहीं पे एक बता देता हूँ मैं, एक छोटा सा टॉपिक है, हाइड्रोनियम का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक एसिड लिया, इसे अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, है ना। वाटर क्या है? वाटर होता है H2O, ठीक है। एसिड से आ गए H+ आयन, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि इसके पास क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज। जो H+ आयन इस एसिड से आया है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक छोटा सा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। तो H+ आयन क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अट्रैक्ट होने के कारण देखो अगर इन्हें हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, H3O+, 2 हाइड्रोजन एक यहाँ से ऐड हो गया, बन गया ये H3O+, ठीक है। मान लो HCl से और भी H+ आयन आए, और भी H+ आयन्स आ गए, ठीक है। और भी H2O है, वाटर तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, H2O है, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्लस चार्ज इस पे है तो ये भी तो ऑक्सीजन चाहेगा इसे अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, है ना। तो इसी तरीके से एक H+ आयन काफ़ी ज़्यादा H2O से घिरे हुए हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, H+ हो सकते हैं। फिर देखो अगर एक H2O से घिरा हुआ हो तो क्या होगा, H+ H2O। अगर 2 H2O से घिरा हुआ होगा तो क्या होगा, H+ H2O 2। फिर यहाँ 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, है ना। तो इनको एक कॉमन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं H+ और H2OX। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इस चैप्टर में हम लोग बार बार यूज़ करेंगे इस टर्म को, हाइड्रोनियम आयन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइनल रिएक्शन क्या हो सकती है, HCl को अगर हमने वाटर में मिक्स किया तो हो सकता है H+ और Cl-। H+ आयन की जगह हम इसे H3O+ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम H5O2+ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें H2O को ऐड कर सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, इसकी टेंशन लेनी नहीं है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।